अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल में हमाद अहमद आपका ट्यूटर। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे बीकॉम पार्ट 2 और इसका सब्जेक्ट है ऑडिटिंग। स्टूडेंट्स, आप स्टूडेंट्स को ये पता होना चाहिए कि हम ऑडिटिंग के सप्लीमेंट्री जो स्टूडेंट्स हैं उनको ऑडिटिंग की प्रिपरेशन करवा रहे हैं, बल्कि तमाम ही बुक्स की प्रिपरेशन करवा रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, आज हम ऑडिटिंग का जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसको शुरू करेंगे। दैट क्वेश्चन इज द डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, एंड तक देखना है। इस वीडियो में मैं आपको ये तो बताऊंगा कि आपने और इस क्वेश्चन के अंदर कितनी हेडिंग्स लिखनी है, प्लस ये भी बताऊंगा कि आपने इंट्रोडक्शन कितना लिखना है, डेफिनेशन कितनी लिखनी है, और ये इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन के साथ साथ प्रेजेंटेशन करने का भी तरीका बताया जाएगा। सो स्टूडेंट्स, आपने वीडियो को कंप्लीट देखना और इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि आपके साथ साथ उनका भी बेनिफिट हो। तो स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन क्या है? डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? सबसे पहले आप अपने पेपर में ऐसे साइड पे करके इंट्रोडक्शन की हेडिंग दोगे। फिर इंट्रोडक्शन में दरमियान में ऐसे अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के अंदर आप 3 से 4 लाइनें लिखोगे। मैं अकाउंटिंग का आपको बता देता हूँ मतलब क्या क्या होता है। अकाउंटिंग एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें ना एक अकाउंटेंट एक ऑर्गेनाइजेशन का, एक कंपनी का, एक इंस्टीट्यूशन का अकाउंटेंट जो है ना वो बुक्स ऑफ अकाउंट को प्रिपेयर करता है और साल के एंड पे जाके ना उन बुक्स ऑफ अकाउंट के जरिए से ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता है, मतलब के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाता है, बैलेंस शीट बनाता है और इनकम स्टेटमेंट बनाता है। आपने ये तमाम ही मेरे जो वर्ड्स हैं इनको आपने इंट्रोडक्शन में लिख देना है, चाहे आप अपने पास से लिखें, लेकिन लिखना इन्हीं वर्ड्स को है। इसके साथ साथ देखिए ऑडिटिंग, ऑडिटिंग किसे कहते हैं? ऑडिटिंग का इंट्रोडक्शन आपने लिखना हो तो ऑडिटिंग में ऐसे आप लिखोगे कि ये एक ऐसा प्रोसीजर है जिसके अंदर कंपनी एक ऑडिटर को हायर करती है ताकि वो आपकी कंपनी में आए, आपके ऑर्गेनाइजेशन में आए, आपके इंस्टीट्यूट में आए और आके देखे कि बुक्स ऑफ अकाउंट को एग्जामिन करे, चेक करे, उनका मुआयना करे और आपको एरर और फ्रॉड डिटेक्ट करके बताए। ये होल प्रोसीजर क्या होता है ऑडिटिंग का। इसके बाद आप क्या हेडिंग दोगे? इसके बाद स्टूडेंट्स आप हेडिंग दोगे डेफिनेशन की, ऐसे ही बिल्कुल इंट्रोडक्शन के नीचे डेफिनेशंस, निशंस लिखोगे आप क्योंकि दो हैं डेफिनेशंस। ये ऐसे सबसे पहले यहां पे ऐसे ही, फिर दोबारा अकाउंटिंग, अकाउंटिंग, अकाउंटिंग की डेफिनेशन की हेडिंग दोगे। ले स्टूडेंट्स, अकाउंटिंग अब ना, अब आपको पता है डिफरेंस का क्वेश्चन है तो याद रखना, अगर डिफरेंस का क्वेश्चन हो ना तो हमेशा एक एक डेफिनेशन देते हैं, लेकिन यही अगर क्वेश्चन जैसे पीछे वाला क्वेश्चन आपने किया था ऑब्जेक्ट ऑफ ऑडिटिंग, तो उसमें सिंपल सिर्फ एक ही इंट्रोडक्शन आपने लिखना था ऑडिटिंग का, तो उसमें जो डेफिनेशन लिखोगे ना वो 2 डेफिनेशन लिखोगे ऑडिटिंग की। ठीक है, डिफरेंस में हमेशा एक डेफिनेशन लिखते हैं। अच्छा, ये अकाउंटिंग की डेफिनेशन होगी। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे आप लिखोगे ऑडिटिंग की हेडिंग दोगे, ऑडिटिंग हेडिंग दोगे, ऐसे प्रेजेंटेशन करोगे, डबल अंडरलाइनिंग लगाओगे और आप इसकी भी एक डेफिनेशन लिख दोगे ऑडिटिंग की। अब स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं? अब हम करते हैं कि डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग करते हैं और इनके अंदर मैं आपको बताता हूं आपने कौन कौन सा पॉइंट करना है। तो आप क्या करोगे? इसके बाद अपनी शीट पे चले जाओगे। शीट के दरमियान में ना आपने कट मार्कर से या वैसे ही सिंपल मार्कर से, ब्लू मार्कर से आपने ना दरमियान में एक लाइन लगा लेनी है। ऐसे एक तरफ आपने लिखना है अकाउंटिंग और एक तरफ आपने लिख लेना है ऑडिटिंग। अब देखिएगा, इस तरफ आपने नंबर 1 पॉइंट लिखना है, ये लें नंबरिंग भी साथ, इधर नंबरिंग देनी है, इधर नंबरिंग नहीं आपने देनी, ठीक है ना। नंबर 1 ये ले पॉइंट है, पहला पॉइंट है आपका मीनिंग। मीनिंग, अब ना आप अपनी बुक से चाहे देख रहे हो ना, चाहे आप अपनी बुक से कर लो, जो मैंने वर्ड को अंडरलाइन करवा रहा हूं ना उस वर्ड को सिर्फ आपने अंडरलाइन करना है। देखिए अकाउंटिंग का क्या मतलब होता है मीनिंग में, अकाउंटिंग का क्या मतलब है, इसमें क्या प्रिपेयर किया जाता है? प्रिपेयर बुक्स ऑफ अकाउंट। अकाउंटिंग में आप ये लिखोगे इस मीनिंग में कि इन अकाउंटिंग द अकाउंटेंट शुड प्रिपेयर द बुक्स ऑफ अकाउंट। ओके स्टूडेंट्स, अब ऑडिटिंग में क्या होता है? इन ऑडिटिंग द ऑडिटर शुड एग्जामिन द बुक्स ऑफ अकाउंट। तो इसका मीनिंग ये हुआ ये कि ये बुक्स ऑफ अकाउंट को चेक करता है, ये बुक्स ऑफ अकाउंट को बनाता है क्या? अकाउंटेंट। देखें डिफरेंस बिटवीन अकाउंटेंट एंड ऑडिटर भी आ जाए ना तो फिर भी आपका क्वेश्चन यही ही बनता है। ओके स्टूडेंट्स, अब सेकंड आपका पॉइंट क्या होगा? बोलिएगा स्टूडेंट्स, सेकंड पॉइंट आपका क्या है? अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट। आपने भी स्टूडेंट्स यही बस आपने हेडिंग्स रखनी है। अपॉइंटमेंट, देखिए मैंने इस तरफ हेडिंग दी, इस तरफ मैं हेडिंग नहीं दूंगा। अपॉइंटमेंट देखिए, अकाउंटेंट को कौन अपॉइंट करता है? अकाउंटेंट को बिजनेस अपॉइंट करता है या मैनेजमेंट अपॉइंट करती है? अब इस तमाम लाइन को आपने अपने वर्ड्स में लिख लेना। आप अपने बुक के अंदर मैनेजमेंट का वर्ड ऐड कर सकते हैं। मैंने ये ले जी, मैंने यहां पे लिख देता हूं मैनेजमेंट।
इसको क्या कौन अपॉइंट करता है? मैनेजमेंट। अब इसको कौन अपॉइंट करता है? ऑडिटर को। इसको अपॉइंट करता है डायरेक्टर्स, शेयर होल्डर और SECP। ये ये तीन लोग इसको अपॉइंट कर सकते हैं कंपनी के अंदर। अब थर्ड पॉइंट की तरफ मूव ऑन करते हैं। थर्ड पॉइंट बताइएगा जी। थर्ड पॉइंट आपका क्या है? रेम्यूनरेशन, यानी कि मुआवजा। कंपनी के इन दोनों शख्स का सैलरी। देखें, अकाउंटेंट को रेम्यूनरेशन यानी कि अकाउंटेंट को सैलरी कौन देता है? जिसने इसको अपॉइंट किया होता है, यानी कि मैनेजमेंट। ये आपने सिर्फ इसी वर्ड को एक्सप्लेन करना है, मैं आपको बार बार बता रहा हूं। मैनेजमेंट आपने सिर्फ अपने वर्ड्स में लिख देना है कि इन अकाउंटिंग द रेम्यूनरेशन ऑफ अकाउंटेंट विल बी डिसाइडेड या विल बी गिवन बाय द मैनेजमेंट। तो इसमें 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 अकाउंटेंट ऑडिटर को कौन अपॉइंट कर रहा है? ये तीन, डायरेक्टर, शेयर होल्डर और SECP। तो यही इसको क्या देंगे? यही इसको क्या देंगे? रेम्यूनरेशन भी यही देंगे, जिसने इन तीनों में से इसको अपॉइंट किया होगा। मुआवजा देंगे यानी कि उसकी सैलरी देंगे। आगे जी, नंबर 4 पॉइंट बताइएगा। क्वालिफिकेशन क्वालिफिकेशन। देखें स्टूडेंट्स, ध्यान से आपने समझना है, ये सारी तमाम हेडिंग्स को आपने बोर्ड ब्लू मार्कर से लिखना है। देखिए, क्वालिफिकेशन। अकाउंटेंट बनने के लिए आपको कौन सी तालीम की जरूरत है? अकाउंटेंट बनने के लिए आप चाहे आईकॉम कर लो, चाहे बीकॉम कर लो, चाहे एमकॉम कर लो, चाहे MBA कर लो। तो यहाँ पे मैं ये सारी क्वालिफिकेशन लिख देता हूँ, आपने ऐसे ही वहां पे लिखना है। चाहे आप क्या कर लो, आईकॉम, बीकॉम, एमकॉम, MBA। लेकिन अगर आपने ऑडिटर बनना है ना, तो आपको एक ही क्वालिफिकेशन चाहिए, यानी कि CA, यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट। ओके स्टूडेंट्स, अब 5th पॉइंट अपना बताइएगा। 5th पॉइंट आपका है स्कोप ऑफ वर्क। अच्छा, तो स्टूडेंट्स इस बात को समझिएगा, स्कोप ऑफ वर्क का क्या मतलब है कि कंपनी एक ये दोनों जो पर्सन हैं, इनका काम कौन डिसाइड करता है? इनका स्कोप क्या है? वर्क करने का काम कौन डिसाइड करता है? जैसे कि अकाउंटेंट है, अकाउंटेंट को टास्क यानी कि अकाउंटेंट को काम कौन देता है? मैनेजमेंट देती है। तो यहां पे आप लिखोगे स्कोप ऑफ वर्क डिसाइडेड बाय मैनेजमेंट। लेकिन ऑडिटर को काम कौन देगा? लेकिन देखो, ऑडिटर को ना डायरेक्टर काम दे सकता है, क्योंकि वो डायरेक्टर उसको नहीं चला सकता कि भाई ऑडिटर तू ये काम कर, तू ये काम कर। नहीं, ना ही शेयर होल्डर कह सकता है उसको, ना ही SECP उसको कह सकता है। ये जो काम करता है, ये अकॉर्डिंग टू लॉ काम करता है। जैसे कंपनी का एक्ट जो बना हुआ है ना 1984, ये उस एक्ट के मुताबिक काम करता है, यानी कि लॉ के मुताबिक काम करता है। तो आप कहोगे इसका स्कोप ऑफ वर्क क्या है? अकॉर्डिंग टू लॉ। ले स्टूडेंट्स, आपके 5 पॉइंट हो गए। नंबर 6 पॉइंट की बात करते हैं। तो नंबर 6 आपके पॉइंट है टेन्योर ऑफ सर्विसेज। देखें, टेन्योर ऑफ सर्विसेज का क्या मतलब है स्टूडेंट्स, कि कितनी देर के लिए रखा जाता है। देखें, जो अकाउंटेंट है उसकी टेन्योर और सर्विसेज कौन डिसाइड करेगा? उसकी नो लिमिट, उसकी कोई लिमिट नहीं होती टेन्योर और सर्विसेज की। मतलब वो चाहे 1 साल काम करता रहे, 2 साल काम करता रहे, 3 साल काम करता रहे, 10 साल काम करता रहे, तो इसकी क्या है? नो लिमिट। आप यहां पे लिख दो नो लिमिट। तो यहां पे आप लिखिएगा। लेकिन ये मैक्सिमम जो ऑडिटर है ना, वो कितनी देर के लिए लाया जाता है? उसकी काम करने की टेन्योर अरसा कितना होता है? 1 साल, 1 ईयर। ओके स्टूडेंट्स, अब नंबर 7 पॉइंट अपना क्या है? लीगल स्टेटस। अच्छा, लीगल स्टेटस का मतलब बताएं। मैं आपको बताऊं, लीगल स्टेटस के आगे लिख लीजिएगा कि दुरानिया। लॉ क्या कहता है कि ये बंदा क्या परमानेंट एम्प्लॉय है या टेम्परेरी एम्प्लॉय है? तो मुझे बताएं, इन दोनों में से कौन सा बंदा ऐसा है जो परमानेंट एम्प्लॉय होगा? ऑफ कोर्स ये जो अकाउंटेंट है, ये आपका परमानेंट एम्प्लॉय होगा। तो आप ये लिखोगे द लीगल स्टेटस ऑफ अकाउंटेंट इज दैट ही इज अ परमानेंट एम्प्लॉय। तो वो एक परमानेंट एम्प्लॉय होता है, परमानेंट एम्प्लॉय। तो ये, लेकिन ये परमानेंट एम्प्लॉय, अव्वल तो ये एम्प्लॉय होता ही नहीं। एक्सटर्नल ऑडिटर जो होता है, ऑडिटर जो होता है, ये एम्प्लॉय नहीं होता कंपनी का, ये मजदूर नहीं होता, उनका वर्कर नहीं होता, उनके बिहाफ पे काम नहीं करता। ये इंडिपेंडेंट पर्सन होता है। तो आप यहां पे ये लिखोगे, इसका लीगल स्टेटस क्या है? ये इंडिपेंडेंट पर्सन।
अब ये आपके पॉइंट नंबर 7 हो गया। अब पॉइंट नंबर 8 बताइएगा। पॉइंट नंबर 8 है स्टूडेंट्स आपके पास राइट ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज। देखिए राइट ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज, अकाउंटेंट का हक क्या है, अकाउंटेंट की ड्यूटीज क्या क्या है, उसने क्या क्या काम करना है, और अकाउंटेंट की जिम्मेदारियां क्या क्या है, ये सब कुछ कौन डिसाइड करता है? ये सब कुछ डिसाइड किया जाता है स्टूडेंट्स मैनेजमेंट की तरफ से। ठीक है, तो ये सब कुछ मैनेजमेंट उसको बताती है। लेकिन जो ऑडिटर होता है उसकी राइट और ड्यूटीज और उसकी लिबिलिटीज क्या है, मतलब उसका क्या हक है, उसके क्या जिम्मेदारी हैं और उसकी क्या काम करने का तरीका क्या है, वो सब कुछ लॉ में डिसाइड किया, यानी कि इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में डिसाइड किया है। तो यहाँ पे आप लिखोगे IAS इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जो कि मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में भी बताया था कि ये क्या होते हैं। तो ये डिसाइड करता है आपके पॉइंट्स। 9 करते हैं अपना, तो यहाँ पे पॉइंट नंबर 9 दरमियान में से लाइन। अब पॉइंट नंबर 9 बोलिएगा जी। स्टैंडर्ड्स, रुतबा, इसके आगे लिख ले रुतबा। देखें अकाउंटेंट का क्या स्टैंडर्ड है, अकाउंटेंट का क्या रुतबा है, रुतबे को समझिएगा। देखिए रुतबे का मतलब ये होता है कि वो उसके अंडर कितने बंदे आते हैं, वो किस पोस्ट पे है, उसकी पोस्ट की अहमियत क्या है। ठीक है, तो ये कहां पे लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है IAS 16 सॉरी 16 सॉरी, मैंने आपको बताया ये इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। तो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 6 जो है ना, उसके अंदर लिखा हुआ है कि अकाउंटेंट का क्या रुतबा है। और ये ऑडिटर, ऑडिटर का क्या रुतबा है, ये कहां पे लिखा हुआ है, ये भी इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में लिखा हुआ है तमाम के अंदर। ओके, ये कोई एक खास कोई स्टैंडर्ड नहीं है जिसके अंदर ये मेंशन किया हो, बल्कि तमाम ही स्टैंडर्ड्स के अंदर मेंशन किया हुआ है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर के जो ऑडिटर है उसका क्या रुतबा है, उसके अंडर कौन कौन से लोग आते हैं। अब पॉइंट नंबर हम 10 करते हैं। हमारा पॉइंट नंबर 10 है अप्रोच। अप्रोच ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਂਦਾ ਸੀ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ठीक है। अच्छा तो स्टूडेंट्स अब अप्रोच, अप्रोच का मतलब होता है रसाई, रसाई पहुंचने की हद। ठीक है, अब देखें अकाउंटेंट जो है ना उसकी कहां तक रसाई है, उसकी यहां तक ही रसाई है कि उसने डेली की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है। तो आप यहां पे ये वर्ड को लाजमी लिखेंगे, इसको ही एक्सप्लेन करेंगे। रिकॉर्ड, रिकॉर्ड डेली, डेली ट्रांजैक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं बोलता भी जा रहा हूं, आप वर्ड्स को भी देखते जाइएगा। लेकिन ये कहां तक रसाई है, इसने क्या काम कर, देखिए इसकी जो अप्रोच है, इसकी जो रसाई है, इसके जो पहुंचने की हद है ना, वो मेंशन नहीं है, क्योंकि ये किसी भी बंदे को अपने पास बुला सकता है। इसका मतलब है इसकी जो अप्रोच है वो एनालिटिकल है। एनालिटिकल का ये मतलब होता है कि इसकी अप्रोच की हद नहीं, मुमकिन नहीं है। एनालिटिकल अप्रोच है इसकी। अब पॉइंट नंबर 11 की बात करते हैं। हमारे पास पॉइंट नंबर 11 है मैनेजमेंट इन्फ्लुएंस। अब देखिएगा, मुझे बात बताएं, इन दोनों में से कौन सा बंदा है जो कंपनी का एम्प्लॉय है? ऑफ कोर्स ये अकाउंटेंट, तो इसका मतलब है मैनेजमेंट अकाउंटेंट के ऊपर तो इन्फ्लुएंस कर सकती है, इसके ऊपर असरअंदाज हो सकती है, इसको सख्ती से काम करवा सकती है, इसको गलत काम करने पे भी मजबूर कर सकती है। लेकिन ऑडिटर चूंकि ये कंपनी का मैनेजमेंट नहीं है, इसलिए कंपनी की मैनेजमेंट इसके ऊपर इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती। आप यही चीज को लिखेंगे। आई होप सो इसको ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। अब पॉइंट नंबर 12 की बात करते हैं। पॉइंट नंबर 12 आपके पास है स्टूडेंट्स नॉलेज इन अदर सब्जेक्ट। देखिए नॉलेज, नॉलेज का मतलब होता है मालूम होना, इल्म होना। अदर सब्जेक्ट है यानी कि अकाउंटिंग के अलावा दूसरे सब्जेक्ट की भी नॉलेज होना। इन दोनों में से किसको जरूरत है? अकाउंटेंट को जरूरत नहीं है, अकाउंटेंट को सिर्फ अकाउंटिंग की जरूरत है, अकाउंटिंग के अलावा किसी और सब्जेक्ट को जानने की, पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन ऑडिटर को, ऑडिटर को दो सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। किस किस के बारे में देखिएगा जरा ध्यान से। ऑडिटर को नॉलेज होनी चाहिए, एक तो नॉलेज होनी चाहिए उसको ऑडिटिंग की, ऑडिटर को, एक उसको नॉलेज होनी चाहिए अकाउंटिंग की, दोनों की नॉलेज होनी चाहिए। अब आप कहोगे सर क्या ये इसकी तो क्वालिफिकेशन सीए है, तो क्या सीए में तो सिर्फ ऑडिटिंग पढ़ाई जाती है? नहीं स्टूडेंट्स, सीए में आईएएस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है इंटरनेशनल वो 16 पढ़ाए जाते हैं, और उनके अंदर आपने इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में
एक आपने पढ़ा स्टैंडर्ड, जिसमें IAS 6 जो है ना, उसके अंदर ये भी बताया जाता है स्टूडेंट्स को कि आपने अकाउंटिंग किस तरह करनी है। देखें, अगर अकाउंटिंग की ऑडिटर को नहीं पता होगा कि अकाउंटिंग किस तरह कोई शख्स करता है, तो वो ऑडिटिंग कैसे करेगा। ऑडिटर जो है वो कंपनी के लिए ऑडिटिंग करने के लिए आता है ना, वो ये देखता है कि एरर कितने हैं, फ्रॉड कितने हैं। लेकिन जब उसे यही नहीं पता कि बुक्स ऑफ अकाउंट को प्रिपेयर कैसे किया जाता है, जो कि अकाउंटेंट करता है, तो वो कैसे गलती अंदर से ढूंढ पाएगा। इसलिए जो आपके पास जो आपका ऑडिटर है ना, उसको ऑडिटिंग के अलावा अकाउंटिंग में भी नॉलेज होने की जरूरत है। अब पॉइंट नंबर 13 हम करेंगे। पॉइंट नंबर 13 आपके पास आ जाता है स्टूडेंट्स, इंफॉर्मेशन नीड। अच्छा, इंफॉर्मेशन किसको मालूमात की जरूरत पड़ती है। देखिए, अकाउंटेंट को तो कोई मालूमात की इतनी जरूरत नहीं है, इसके पास लिमिटेड मालूमात होती है, इसके पास लिमिटेड इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है। लेकिन ऑडिटर को हर किस्म की मालूमात की जरूरत होती है, इसलिए इन ज्यादातर जो जरूरत होती है इन इंफॉर्मेशन की, वो ऑडिटर को होती है। अब पॉइंट नंबर 14 की बात करते हैं हम। सबमिशन ऑफ रिपोर्ट। अब ये ध्यान से, ये पॉइंट ना बहुत इंपॉर्टेंट है और लास्ट पॉइंट है आपका। देखें, सबमिशन ऑफ रिपोर्ट, अकाउंटेंट जो है वो साल भर क्या बनाएगा, वो साल भर बनाएगा, नंबर 1 तो बनाएगा, प्रिपेयर करेगा बुक्स ऑफ अकाउंट को, लेकिन एंड पे उनको सबमिट किसको करवाएगा, सबमिट वो करवाएगा मैनेजमेंट को। तो यहाँ पे आप लिखोगे मैनेजमेंट, ये मैनेजमेंट को क्या करेगा, रिपोर्ट सबमिट करवाएगा। लेकिन यहाँ पे समझने वाली बात है, इन टर्म्स ऑफ ऑडिटर, ऑडिटर कभी मैनेजमेंट को रिपोर्ट नहीं सबमिट करवाएगा, ये हमेशा रिपोर्ट सबमिट करवाएगा शेयर होल्डर्स को। क्यों, अब चाहे इसको अपॉइंट किया डायरेक्टर ने, चाहे इसको अपॉइंट किया शेयर होल्डर ने, चाहे इसको अपॉइंट किया ऑडिटर को SCCP ने, लेकिन ये हमेशा रिपोर्ट किसको सबमिट करवाएगा, शेयर होल्डर को। उसकी वजह क्या है, क्योंकि शेयर होल्डर ही कंपनी के असल मालिक है। अगर फर्ज करें मैं डायरेक्टर हूं, मैं कंपनी के अंदर लेके आता हूं एक ऑडिटर, तो अगर मैं कंपनी के अंदर ऑडिटर लेके आऊंगा, उसने रिपोर्ट भी मुझे सबमिट करवानी होगी, तो मैं क्या करूंगा, अगर मैंने कुछ एरर और फ्रॉड किए हुए हैं ना कंपनी में, तो मैं अपने हिस्से के एरर और फ्रॉड को रिमूव करके फिर शेयर होल्डर को सबमिट करवाऊंगा, और मैं अंदर से अपने आप को बिल्कुल साफ सुथरा कर लूंगा। मैं तो कहूंगा देखिए मेरी तो कोई गलती नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि जो ऑडिटर होता है उसको पता होता है कंपनी के असल मालिक जो है वो शेयर होल्डर है, इसलिए वो रिपोर्ट भी जो है ना वो कंपनी के शेयर होल्डर्स को ही सबमिट करवाता है। इसके अलावा वो किसी और को सबमिट नहीं करवाता, चाहे उसको जिस मर्जी बंदे ने अपॉइंट किया हो। ओके स्टूडेंट्स, आप इसी तरह लिखेंगे, एंड पे कंक्लूजन लिखने की आपको कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आपने इन हेडिंग्स को जो पॉइंट मैंने आपसे डिस्कस किए, इन्हीं पॉइंट्स को आपने डिटेल में लिखते जाना है। ओके, सो आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इस चैनल के थ्रू आपको सप्लीमेंट्री पेपर की एग्जामिनेशन यानी कि सेकंड एनुअल 2022 की एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करवाई जा रही है। अब तक इतना ही, अपना ख्याल रखें अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।